हे क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हैं, पर अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है तो थोड़ा बोरिंग है, पर वो ट्रिक्स के साथ वो सारी चीजें भी क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन चल रहा है, अभी फिजियो चलेगी, मॉर्फो चलेगी, एनाटॉमी चलेगी, तो धीरे धीरे टॉपिक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन में तो यही है, आप जीव देख रहे हो तो लर्न नहीं करना पड़ेगा उसको, तो और तो कुछ कर नहीं सकते। एंड गुड मॉर्निंग बाय द वे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था, हमारा जो प्रोटिस्टा पढ़ लिया था। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले हमने 5 किंगडम पढ़ लिए कि कौन कौन से 5 किंगडम होते हैं। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आरएचबीटेकर ने दिया था। ठीक है, आरएचबीटेकर ने दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मोनेरा जगत पढ़ा। मोनेरा जगत के अंदर हमने मोनेरा के जो प्रोसेसेस थे, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्रोसेसेस पढ़े। उसके बाद हमने क्या देखा? बैक्टीरिया के प्रोसेसेस के बाद हमने देखा कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। उसके अंदर हमने माइक्रोप्लाज्मा पढ़ा, जिसे पीपीएलओ कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर क्या क्या क्लियर कर लिया था? डायटम्स कर लिया था। ठीक है, प्रोटिस्टा के जो सामान्य लक्षण थे, प्रोटिस्टा के जो सामान्य लक्षण थे वो सारे क्लियर कर लिए थे कि प्रोटिस्टा क्या होता है। मोनोसेलुलर यूकेरियोट, मोनोसेलुलर यूकेरियोट है, मतलब अब जितने भी जो जगत आएंगे, फंजाई आएगा, प्लांट आएगा, एनिमेलिया आएगा, तो उन सब का जो फादर है, मतलब किससे उनकी उत्पत्ति हुई होगी, तो वो कौन सा जगत होगा? हमारा प्रोटिस्टा, क्योंकि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स है। उसके बाद प्रोटिस्टा जो है यूकेरियोटिक जगतों का जो फादर है वही है। प्रोटिस्टा किंगडम को क्या बोलते हैं? डस्टबिन किंगडम बोलते हैं। पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं? डस्टबिन किंगडम। क्योंकि हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। अब आप बताओ कि जब हम फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई की जब हम बात करेंगे तो फंजाई के अंदर भी एक कोशिका ईस्ट और सिम्पैट्रियम आएगा, तो वो एक कोशिका के होते हैं। अब मुझे बताओ इसका मेन जो आधार था वो क्या था? एक कोशिका और यूकेरियोट। तो क्या ईस्ट और सिम्पैट्रियम प्रोटिस्टा नहीं है? इसलिए वो डस्टबिन किंगडम बोलते हैं कि इसके अंदर अलग अलग जगतों के जीव सम्मिलित है। जैसे हम बात करते हैं एक कोशिका सेवालो की, जो क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास है, तो वो किसके अंदर आते हैं? वो प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं। यदि हम उनको सिर्फ एक मोनोसेलुलर यूकेरियोट की आधार पर वर्गीकृत करना चाहे तो उन्हें प्रोटिस्टा में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने डायटम्स देखे थे, डायनोफ्लैजिलेट्स देखे थे। तो डायटम्स को क्या बोलते थे? ज्वेल ऑफ सी। और डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स क्या करता था? रेड टाइड। ये लर्न है ना आप सबको, वरना लर्न नहीं है, रिवाइज कर लेना। ये सारी जो चीजें हैं ना, हम ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे है ना क्लासिफिकेशन को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं यार। क्योंकि इतनी चीजें याद करना इजी तो नहीं होता, लेकिन यदि जैसे हम लोग रिवाइज करते जाते हैं ना चीजों को, हम लोग रिवाइज करते जाते हैं, बार बार पढ़ते जाते हैं, तो आपके दिमाग में वो इमेज बन जाती है चीजों की। जब आप बायोलॉजी को और सब्जेक्ट्स को, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको यदि आप इमेज बना के पढ़ोगे ना, बहुत इजी होने वाला है, सब कुछ इजी होने वाला है। डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करे थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज का जो हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा यूग्लिना, मतलब यूग्लिनॉइड क्लास। तो यूग्लिनॉइड का एग्जांपल क्या होता है? यूग्लिना, स्लाइमोर्स, स्लाइमोर्स मतलब अपंखी कवक, जो एक मृतजीवी सैप्रोफाइट है, सैप्रोफाइट। और हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, जो एक परजीवी क्लास है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रोटिस्टा में यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना शुरू करते हैं आज हम हमारा। यूग्लिना के अंदर, यूग्लिना की जो क्लास है वो होती है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्लास के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल कौन सा होता है? यूग्लिना। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि अब यदि हम कोई भी चीज को है ना, यदि डायग्रामेटिक तरीके से याद करते हैं ना, तो जैसे मैंने बात करी थी डायटम्स की बात करते आपको मेरा वो डायग्राम याद आना चाहिए था जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो आपको तुरंत है ना गोनियोलैक्स का वो डायग्राम याद आना चाहिए कि भाई ऐसा होता है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। तो यदि हमें वो डायग्राम याद आ जाता है ना, तो हम अपने आप बता सकते हैं कि यार इसके अंदर ये साबुदानी जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो है इसके अंदर लॉरिका प्रेजेंट है, इसकी जो बहुत जटिल सीडब्ल्यू प्रेजेंट रहती है, जो बहुत टाइट होती है। अब यहाँ ये दरार दिखाई दे रही है, तो इस दरार के अंदर क्या है? 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो यदि हम चीजों को डायग्रामेटिक तरीके से याद करते हैं तो हमें अच्छी तरह याद होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है यूग्लिना। ठीक है, अब यूग्लिना का ये डायग्राम है। अब आप इस डायग्राम को है ना अपने दिमाग में सेट कर लो कि यदि कोई आपसे यूग्लिना के बारे में कोई भी
जेड। तो आपको सब कुछ है ना इस डायग्राम आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि क्या क्लिक होना चाहिए, ये वाला डायग्राम क्लिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे हम बता रहे थे, मैं आपको जो भी ये आज टॉपिक बता रही हूँ वो लास्ट वीडियो से कनेक्ट करके बताऊंगी कि जैसे डायटम जो है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, समुद्री जल में, और कैसे बहते रहते हैं, वो वाटर फ्लो के साथ चलते जाते हैं कि फ्लो करते जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड जो होता है वो हल्के होते हैं तो फ्लो करते जाते हैं। सेम हम बात करते हैं यूग्लिना की। तो यूग्लिना जो है वो नम मृदा जल दोनों में रह सकता है। सेम ऐसे डायटम्स भी जो थे वो नम मृदा में भी रह सकते थे और जल में भी रह सकते थे। लेकिन इसकी बात होती है कि मोस्टली जो यूग्लिना होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मोस्टली यूग्लिना जो है वो स्थिर जल में, स्थिर एंड स्वच्छ जल। ये ध्यान रखना है, ये वाली जो लाइनें है ना जो एनसीईआरटी से पिकअप करती हूँ, मैं जो एरो लगा के लिखती हूँ ना, तो इन सब से सवाल आए हैं कि यूग्लिना कैसे जल में रहता है, तो वो ऐसे लिख देगा स्वच्छ जल में तो रहता है लेकिन निश्चित धारा के साथ बहता रहता है। तो क्या धारा के साथ बहता रहता है यूग्लिना? नहीं, जो यूग्लिना है वो स्थिर जल में रहता है और धारा के साथ कौन बहते रहते हैं, डायनोफ्लाजिलेट्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर की, ये तो इसके निवास स्थान की बात थी, यूग्लिना और इसकी क्लास थी, यूग्लिना उसका एग्जांपल था। ये कैसे रहता है, स्थिर जल में रहता है। अब मुझे बताओ, हमने बात करी थी कि यूग्लिना के अंदर कैसा पोषण पाया जाता है, यूग्लिना हमारा होता है मिश्र पोषी। ये लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिपीट होता है, नीट में तो रिपीट होता है, जो होता ही है। मिश्र पोषी का मतलब है फोटोसिंथेसिस भी करेगा प्लस कभी कभी मृतजीवी भी रहता है। ठीक है, जब उसको सनलाइट प्रोवाइड होती रहेगी तब तक तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जब उसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं होगी तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, वो मृतजीवी परजीवी अवस्था में भी रह सकता है। तो इसलिए यूग्लिना को क्या बोलते हैं, यूग्लिना को बोलते हैं मिश्र पोषी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। हमने क्या बात करी, तो यूग्लिना के अंदर देखो कि यूग्लिना के अंदर पादप और जंतु दोनों जगतों के लक्षण प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है भाई, फोटोसिंथेसिस करने का क्या मतलब है, प्लांट कैरेक्टर तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर तो पाया जाता है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब प्लांट कैरेक्टर है। और हम बात क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, तो ये कैसा है, एनिमल कैरेक्टर। तो यूग्लिना को जो है सजीव और निर्जीव जगत की इकाई कहा जाता है। याद रखना, सजीव और निर्जीव जगत की इकाई किसे कहा जाता है, यूग्लिना को। यूग्लिना कैसा होता है, मिश्र पोषी होता है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये मैंने क्या क्या बनाया। ये यूग्लिना का डायग्राम है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर गमनांक पाए जाते हैं। जैसे हम डायटम्स की बात करते हैं तो डायटम्स में नॉर्मल कंडीशन में क्या पाया जाता है, डायटम्स के अंदर ना फ्लैजेला पाया जाता है ना सीलिया पाया जाता है, लेकिन यदि डायटम्स की जो जनन अवस्था होती है उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। ठीक है, डायनोफ्लाजिलेट्स में वो बड़े-बड़े दो फ्लैजेला थे जिसकी वजह से चक्रण चाबुक गति होती थी। इसके अंदर जो है फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूं कि डायग्राम मैंने क्यों बना रखा है। जो यूग्लिना है उसके अंदर दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। फर्स्ट जो फ्लैजेला होता है उसे बोलते हैं स्टिगोनिमेटेड फ्लैजेला। स्टिगोनिमेटेड का मतलब है करचुनुमा, मतलब फैला हुआ यूं करके, तो उसे बोलते हैं स्टिगोनिमेटेड फ्लैजेला। ठीक है, और दूसरा जो है ये छोटा सा मैंने बनाया है, ये है सूडोफ्लैजेला। सूडोफ्लैजेला मतलब ये बहुत छोटा होता है, कईयों में गायब हो जाता है, बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता। मस्ट जो दिखाई देता है वो हमारा दिखाई देता है स्टिगोनिमेटेड फ्लैजेला। ये मूवमेंट में जल स्थिर रहने के काम करता है। इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जो वृद्धियां वो निकली रहती है, ऊपर से चालू करते आ रहे हैं। ठीक है, हमारी ये जो जगह है वो होती है इसका माउथ, वो होती है इसका माउथ। ठीक है, माउथ। उसके बाद जैसे हम हमारे माउथ से अंदर जाते हैं, जो हमारी मुख आती है, कैविटी आती है, उसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस। इसके अंदर भी ईसोफेगस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं साइटोफैरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे ही इसका जो है फ्लैजेला जो है, आपको पता है फ्लैजेला और सीलिया जो है किसी चीज से निकलते ही तो है। जब हम यदि सेल की बात करेंगे तो बेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं जिससे कि ये ट्यूब्स निकलती है जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो वो बेसल ग्रैन्यूल आधारी कणिका से निकलते हैं जो फ्लैजेला एंड सीलिया होते हैं। तो सेम इसके अंदर प्रेजेंट रहती है दो बेसल ग्रैन्यूल्स, बेसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो क्या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। आप लोग पूछोगे कि यार ये दो लाइनिंग क्यों बना रखी है,
तो इसके अंदर जो है ना एक प्रोटीन का आवरण प्रोटीनियस पेलिकल प्रेजेंट रहता है। प्रोटीनियस पेलिकल प्रेजेंट, ये पेलिकल है ना एक आवरण बनाता है यूग्लिना के ऊपर, कंप्लीट आवरण बनाता है, और जो कैसा होता है नेचर में, प्रोटीनियस नेचर में होता है। इसके अंदर से है ना कुछ इस तरह के तंतु निकले रहते हैं, देखना आप लोग, जो तिर्यक होते हैं, पूरा है ना यूग्लिना को कवर करके रखते हैं। इसके अंदर जो है ना मायोनेम्स फाइबर प्रेजेंट। अब मुझे बताओ कि कोई चीज है उसके ऊपर जो है ना मायोनेम्स फाइबर, मायो मतलब मस्कुलर फाइबर है, थोड़े से जो संकुचन कर रहे हैं, शिथिलन कर रहे हैं, तो इन मायोनेम्स फाइबर एंड पेलिकल बोथ, इन दोनों की वजह से है ना यूग्लिना जो है ना मूवमेंट करता है, और उस मूवमेंट को बोलते हैं यूग्लिनॉइड गति। ध्यान रखना, जैसे डायनोफ्लैगेलेट्स जो है वो चक्रण चाबुक गति करता था, सेम ऐसे यूग्लिना जो है वो यूग्लिनॉइड मोशन करता है, और किसकी वजह से करता है, पेलिकल एंड मायोनेम्स फाइबर की वजह से करता है। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये मैंने पैरामाइलोन बॉडी लिखा है, पैरामाइलोन बॉडी, डायटम्स किस चीज का संग्रहण करते थे, खाने के रूप में, क्योंकि डायटम्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, डायनोफ्लैगेलेट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है। पादप किसका संचयन करते हैं, स्टार्च का। तो ये तीनों किस किस का करते हैं, फर्स्ट हमारा डायटम्स किसका करता था, ट्राइसोलैमिनेरियन स्टार्च, उसके अलावा डायनोफ्लैगेलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल का करते थे, उसके बाद हमारा यूग्लिना जो है ना वो पैरामाइलम का करता है, किसका, पैरामाइलम। अब मुझे बताओ, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तो एमाइलम मतलब क्या होता है, एमाइलम मतलब, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, एमाइलम मतलब क्या होता है। तो यूग्लिना जो है वो पैरामाइलम का संग्रहण करता है, तो संग्रहण करके एक संरचना प्रेजेंट रहती है जिसे बोलते हैं पैरामाइलॉन बॉडी। ठीक है, ये पैरामाइलॉन बॉडी है, मतलब फूड बना, फूड स्टोरेज के लिए बहुत सारी होंगी, एक बनाई है इस आपको बताने के लिए। केंद्र प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसके बाद थाइलेकोइड प्रेजेंट रहती है। थाइलेकोइड क्यों प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वर्णक उपस्थित रहेंगे, यदि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो। वर्णक जो होते हैं ना इसके अंदर, वर्णक जो होते हैं ना वो विकसित पादपों की तरह प्रेजेंट रहते हैं, जैसे डायटम्स एंड डायनोफ्लैगेलेट्स के अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्लस कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, वो तो होते ही हैं सबके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो वर्णक प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये बी जो है ना विकसित पादपों के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसलिए क्लोरोफिल बी जो है वो यूग्लिना में प्रेजेंट रहता है एंड विकसित पादपों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन तो होते ही हैं। यहां तक ये पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई। ये जो थाइलेकोइड है ना ये ऐसे क्यों बनाए केंद्र के तरफ, क्योंकि ये ना संकेंद्रीय अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं यूग्लिना के अंदर, इसलिए ऐसे बनाए। यूग्लिना की कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है अब हमारी। अब हम बात करते हैं यूग्लिना में जनन कैसे होता है, यूग्लिना में जनन कैसे होता है। यहां तक हमारा लगभग एनसीईआरटी का कंप्लीट हो चुका है। एक और टॉपिक देख लेते हैं, यूग्लिना में जनन कैसे होता है, क्योंकि हमने जनन की बात हुई, प्रोटिस्टा के जो अभिलाक्षणिक गुण थे ना उन सब में सबकी बात कर चुके हैं। तो यूग्लिना में जनन कैसे होता है, जब हम बात करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियों की। अनुकूल का क्या मतलब है कि वो आराम से रह रहा है, मौज कर रहा है, आराम से बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे, आराम से जो है डिवाइड हो जाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियों में तो डिवीजन। एंड जब हम बात करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों की, अब आप मुझे बताओ प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाएगा, जैसे हम बात करते हैं मोनेरा के अंदर वो बनाना था एंडोस्पोर, एंडोस्पोर बनाना था, तो सेम ऐसे कि ऐसा इसके अंदर भी एक बीजाणु की तरह स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं पालमेला। ध्यान रखना, ये मतलब ऐसे होती है, मतलब इसके ऊपर आवरण प्रेजेंट हो जाते हैं एंड कुछ यूग्लिना अगर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जब इनकी प्रतिकूल अवस्था आ जाती है तो ये फ्री हो जाते हैं। तो ये इस जो एक गोल संरचना होती है तो इसको क्या बोलते थे, अमीबा के अंदर भी तो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर क्या होता है, सिस्ट फॉर्म हो जाता है, तो इसको भी यहाँ बोलते हैं सिस्ट। क्लियर है, यहाँ तक यूग्लिना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है हमारा पहला टॉपिक। ये डायग्राम के अंदर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, और मैंने सब कुछ यहाँ पर पहले आपको अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लाइम मोड्स। ये जो हमारे स्लाइम मोड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोड्स जो होते हैं, स्लाइम मोड्स की हिंदी है अवपंखी कवक। अवपंखी कवक, तो कवक क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं मेरे हिसाब से। कवक ऐसा तो है नहीं खुद का पोषण कर रहे हैं खुद। तो स्लाइम मोड्स के अंदर तो क्या था, जैसे यूग्लिना की बात कर रहे थे, तो जंतु और पादपों के बीच की योजक कड़ी कौन थी, यूग्लिना। अब हम बात
करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं यानी अवपंखी कवक, अवपंखी कवक, अवपंखी कवक। अब मुझे बताओ, कवक नाम से पता चल गया ये कुछ तो मृतजीवी टाइप्स होगा। मृतजीवी को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। ठीक है, अवपंखी, अवपंख का क्या मतलब होता है? यदि आपने वाइटमल एसटीडी, वो टैंक होता है, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो अवपंख होता है, कचरे को बोलते हैं अवपंख। ठीक है, तो ये वो जीव हैं जो सड़ी गली पत्तियों के ऊपर, अवपंख का मतलब है सड़ी गली पत्तियां, सड़ी गली लीव्स, जो भी हम जैसे जंगल के अंदर जाते हैं, एनिमल मान लो, तो वो क्या करते हैं? अवपंखी कवक क्या करते हैं? ये मृतजीवी हैं। मृतजीवी मतलब इनका जो फूड का मेथड है वो क्या होगा? अवपंखी कवक का फूड मेथड क्या होगा? अवपंखी कवक का मतलब है कि ये बाहर बची हुई कोई चीज जो है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अवशोषण कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं, हम घने जंगलों के अंदर जाते हैं ना, जब हम बहुत डीप जंगलों के अंदर चले जाते हैं, तो जब हम अंदर जाते हैं तो हमें फर्श जो है ना फ्लफी फ्लफी दिखाई देती है कि यार, क्योंकि क्या होता है, जो पत्तियां जो होती है जो गल जाती हैं वो सारी नीचे फर्श पर आके गिर जाती हैं। फर्श पर क्या करते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उनका पाचन करते रहते हैं, पाचन करते रहते हैं, तो फ्लफी हो जाती है, और उससे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। तो वो इसी वजह से तो ह्यूमस बनता है, गर्म रहती है, तो पाचन हो गया इनका। पाचन होने के बाद इनसे क्या निकला? ये क्या है? जैविक की तो पदार्थ है, लीव्स, एनिमल्स, सड़ी गली पत्तियां, फ्रूट्स टूट जाते हैं, तो उनका जो पाचन हो जाता है तो उससे क्या मिलेगा? हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा तो इसका डायरेक्ट अवशोषण कर लेते हैं, तो इसलिए इसे इन्हें क्या बोलते हैं? मृतजीवी। स्लाइम मोल्ड समझ में आ गया कि स्लाइम मोल्ड अवपंखी कवक है, सड़ी गली पत्तियों पर अपना वास करते हैं, वहीं रहते करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि अवपंखी कवक के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि दो तरह से रह सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं अनुकूल परिस्थिति की, कि जो परिस्थितियां है ना वो इनके अनुकूल चल रही है, अनुकूल मतलब इनके फेवर में है, खाना वाना इन्हें ढंग से मिल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, कि बाहर इनके फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक रखे हुए जिनका ये अवशोषण कर रहे हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये क्या बना लेते हैं? इनकी जो कोशिकाएं है ना वो जैसे एक, क्योंकि क्या है, स्लाइम मोल्ड्स की एक कोशिका तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट होगी, तो ये क्या बना लेते हैं? एक लंबी संरचना बना लेते हैं जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियल। ये जो प्लाज्मोडियल होता है ना, कई मीटर तक हो सकता है और कई गुच्छों में हो सकता है, आपस में इकट्ठी हो जाती है सेल्स, आराम से मस्त खाना खाती है, अनुकूल परिस्थितियां चल रही है, फुल खाना चल रहा है। ठीक है, अब हमारा अब हमारा देखते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर इनके अंदर फलन काय का निर्माण हो जाता है। फलन काय, फलन काय का मतलब है ये जो लंबी संरचना थी उसके ऊपर सिरे बन जाते हैं, ब्लंट एंड बन जाते हैं, फलन काय बन जाते हैं, और इनके अंदर क्या आ जाता है? इनके अंदर आ जाते हैं हमारे बीजाणु, फलन काय बन जाता है जिनके अंदर आ जाते हैं बीजाणु। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये बीजाणु फॉर्म करते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये प्लाज्मोडियल बनाते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है सड़ी गली पत्तियों पर प्रेजेंट रहते हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड है उन्हें अवशोषित करते हैं, मृतजीवी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या स्लाइम मोल्ड्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर? नहीं रहती। ये क्लियर है ना? इसको इरेज कर देती हूँ। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। जब हमने प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षणों की बात करी थी तब हमने देखा था कि सिर्फ डायटम्स एंड डायनोफ्लाजेलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? सेल वॉल। तो अवपंखी कवक एक ऐसे कवक है जिसके अंदर सभी संघों के लक्षण पाए जाते हैं, जितने भी संघ है ना। फर्स्ट हम बात करते हैं एनिमल, तो एनिमल पे कौन सा प्रेजेंट है कि इनके अंदर भाई सेल मेम्ब्रेन है, ओनली सेल मेम्ब्रेन। जब हम बात करते हैं प्लांट्स, तो क्या होता है जब ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये जो अपने बीजाणु बना लेते हैं ना, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो बीजाणु बनाते हैं जन्म के टाइम, तो इन बीजाणुओं के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है? सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। फंजाई की तरह क्या करते हैं? ये फंजाई किंगडम की तरह फलन काय का निर्माण कर रहे हैं, फलन
होते हैं। तो जो अवपंखी कवक होते हैं ना, इनके अंदर ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं कि एनिमल्स की तरह इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। यदि हम प्लांट्स की बात करें, फलन का बीजाणु निर्माण किसका प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण है, वो है फंजाई का अभिलाक्षणिक गुण। प्लांट्स जो है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियों की बात करते हैं। साधारण से दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी का स्लाइम मोल कंप्लीट हो चुका है। ये एडिशनल नोट करके लिख लेना आप लोग। तो ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर प्लाज्मोडियल बन गया ना, या तो ये सेम ऐसे की ऐसे कंडीशन में रहेगा जिसे बोलेंगे एसेल्युलर, वरना दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सेल्युलर। सेल्युलर का मतलब क्या है, कोशिकीय अवपंख। सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स, सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स का मतलब है कोशिकीय अवपंखी कवक। कोशिकीय अवपंखी कवक होंगे ऐसे की ऐसे, इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो सारी सेपरेट सेपरेट रहती हैं, सेपरेट सेपरेट रहती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेल्युलर स्लाइम मोड्स। जो एसेल्युलर स्लाइम मोड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक प्लाज्मोडियल बना लेती हैं। तो इसके अंदर ये जो संरचना होती है, एक ही कोशिका बना लेगी, पूरा ग्रुप है ना आपस में फ्यूज हो जाएगा। कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली है उसका पाचन हो जाएगा, आपस में इकट्ठी चीज बना लेती है, उसे सेम बोलेंगे प्लाज्मोडियल, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बहुकेंद्र की, और ये कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं इसके अंदर। तो एक केंद्र की कोशिका पाई जाती है। तो स्लाइम मोड्स जो है ना, कि या तो कोशिकाएं जो है जो आपस में स्लाइम मोड्स की एक एक जो सेल है वो डिफ्यूज हो रही है तो वो एसेल्युलर होगा, डिफ्यूज नहीं हो रही तो वो सेल्युलर होगा। यहाँ तक स्लाइम मोड्स के कुछ एग्जांपल्स देख लो आप। जैसे यूग्लिना का एग्जांपल क्या था, एक यूग्लिनॉइड जो क्लास थी उसका एग्जांपल था यूग्लिना या पैरानीमा। तो ऐसे स्लाइम मोड्स का एग्जांपल है फाइजेरम एंड फ्यूलिको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो वो आप बता देना। स्लाइम मोड्स कंप्लीट हो गया। हमारा लास्ट सिंपल टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हम बहुत बार ही पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में प्रोटोजोआ बहुत आ जाता है, स्लाइम मोड्स नहीं आ पाते। तो हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा का लास्ट क्लास है, प्रोटोजोआ। अब मुझे बताओ प्रोटोजोआ जो है ना यूकेरियोट्स के पूर्वज है, यूकेरियोट जीवों के पूर्वज। वैसे तो पूरा प्रोटिस्टा क्लास है, लेकिन यदि हम डायरेक्ट बात करते हैं ना, जो कि हेटेरोट्रॉप होते हैं, परजीवी होते हैं और यूकेरियोटिक सारे लक्षण रखते हैं, वो प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ जो है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, परपोषी, परजीवी या कुछ मुक्त जीवी। मैक्सिमम जो होते हैं ना वो परपोषी या परजीवी होते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है पुरातन, और जोआ नाम। हम लोग किसी भी चीज को लर्न करते हैं ना, मैं आपको हमेशा शुरू से कहती आ रही हूँ, या तो आप नाम के अंदर डीप चले जाओ कि भाई आपको सिर्फ नाम देना चाहिए, आपके दिमाग में पूरा पूरा पॉइंट आ जाना चाहिए। रटने की बात नहीं, समझने की बात है। प्रोटो मतलब क्या है, एंशिएंट, और जोआ जूलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जोआ मतलब क्या होता है, जीव। जो पुरातन जीव है उसे बोला प्रोटोजोआ, जो पुरातन यूकेरियोटिक जीव है उसे बोला प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, चार सब क्लासेस होती हैं। फर्स्ट है हमारी सार्कोडीना, ये सब आप लोगों की पढ़ी हुई है, नाम थोड़ा अलग लगेगा आपको। दूसरा होता है मैस्टिकोफोरा, ये मैस्टिकोफोरा। सेकंड आता है सीरियरी, एंड फोर्थ हमारा आता है स्पोरोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ जो क्लास है उसको डिवाइड करने का जो बेस रहा था, आधार भी पूछ लेते हैं रीट में कभी कभी कि क्या आधार पर हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पांच जगत किंगडम की, तो उसके अंदर कौन सा आधार था जिस आधार पर मेनली आरएच व्हिटेकर ने फोकस किया था, तो वो कौन सा था, न्यूट्रिशन मेथड। न्यूट्रिशन मेथड जो था ना वो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस आधार था। माना कि उसके अंदर जो फाइलोजेनी आई थी, उद्विकासी लक्षण थे, वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ना वो पोषण होगा। तो प्रोटोजोआ जो इसका आधार था वो थे इनके गमनांक, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो आप बताओ सार्कोडीना, सार्कोडीना को मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ। इसके अंदर जो हमारे जीव आएंगे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल आते हैं ना तो आप डायरेक्ट गूगल जाके सर्च करो, आप जितनी चीजों को यदि देखोगे ना तो वो आपको ज्यादा यार लर्न होगी। तो सार्कोडीना का दिमाग में, मेरे दिमाग में तुरंत आता है, सार्कोडीना में दो एग्जांपल आएंगे, अमीबा एंड एंट अमीबा।
ये फ्लैजेलरी क्लास है, जैसे सीलरी है ना, तो इसका हमारा एग्जांपल होगा ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा सीलरी का एग्जांपल, मोस्ट एग्जांपल जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम स्पोरोजोआ का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया का परजीवी है ना प्लाज्मोडियम, आपको पता होगा। गमन अंगों की बात करते हैं, सार्कोडीनिया। अमीबा आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, अमीबा ये होता है। अमीबा के अंदर गमन किसके द्वारा होता है? शूडोपोडिया। शूडोपोडिया जिसे क्या बोलते हैं? पादप, फूटपाथ बनते हैं। अब मुझे बताओ अमीबा और एंट अमीबा से, अमीबा कैसा होता है? मुक्त जीवी भी हो सकता है। तो ये जीव जो है कैसे होंगे? मुक्त जीवी भी हो सकते हैं, मुक्त जीवी भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एंट अमीबा की। एंट अमीबा क्या करता है भाई? एंट अमीबा तो हमारे पेट में पाया जाता है, डायरिया कॉज कर देता है कभी कभी। तो कुछ जो सार्कोडीना के सदस्य होंगे वो क्या होंगे? परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, परजीवी, परपोषी। यहाँ तक क्लियर है? सार्कोडीना, अमीबा, एंट अमीबा, शूडोपोडिया। अब बात करते हैं कि रहते कहाँ हैं। अमीबा जो है ना, वो तो हर जगह रह सकता है, स्वच्छ जल में भी रह सकता है, स्वच्छ जल के अंदर भी रह सकता है, समुद्री में भी रह सकता है, नम मृदा में भी रह सकता है। इन लोगों को क्या चाहिए रहता है? यहाँ बस उन्हें खाना प्रोवाइड हो जाए, पानी प्रोवाइड रहे, जो ह्यूमिडिटी है ना वो रहे, शुष्क नहीं रहे, जो ड्राई नहीं रहे वेदर जो है ना, क्योंकि एक कोशिका तो जीव है, इनको थोड़ा तो बैलेंसिंग की जरूरत रहती है। तो इसके अंदर है, स्वच्छ जल में भी रह सकता है, समुद्री जल में भी रह सकता है, नम मृदा में भी पाया जाता है। कुछ जो है मुक्त जीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। गमन किसके द्वारा करते हैं? शूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, इनके अंदर उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो अमीबा पढ़ेंगे उसके बाद हमें चलेगा, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो उत्सर्जन करती है, ज्यादा पानी आ जाता है, ज्यादा मिनरल्स आ जाते हैं, उन्हें रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, वो है कि समुद्री जो अमीबा होते हैं ना, समुद्री अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? सिलिका। सिलिका क्या होती है? कांच जैसा, मिट्टी जैसा, दानेदार। तो समुद्री अमीबा है ना, नष्ट नहीं हो सकते, उनके जीवाश्म मिल गए, इसलिए पता चला कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? सिलिका। सार्कोडीना क्लास समझ में आ गई? सार्कोडीना का एग्जांपल क्या है? अमीबा एंड अमीबा। सेकंड क्लास, सेकंड क्लास है जो हमारी वो है मैस्टिकोफोरा। इसके अंदर जो गमनांग पाए जाते हैं वो क्या पाया जाता है? फ्लैजेला। ठीक है, ये जो होते हैं वो परजीवी होते हैं या परपोषी होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला फास्ट गमन करवाता है या सीलिया फास्ट गमन करवाता है? फ्लैजेला फास्ट करवाता है, परजीवी है। तो ये ट्रिपेनोसोमा की बात करी हमने कि भाई ट्रिपेनोसोमा है इसके अंदर। तो ट्रिपेनोसोमा से कौन सा रोग हो रहा है जो हमने एग्जांपल दिया था? स्लीपिंग सिकनेस। ध्यान रखना, एनसीईआरटी टॉपिक है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपेनोसोमा की वजह से। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? ट्रिपेनोसोमा की वजह से। क्लियर है? उसके बाद हमारी सेकंड क्लास आती है सीलियरी। सीलियरी का मतलब गमनांक कौन से होंगे? सीलिया प्रेजेंट होगा। पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम द्विकेंद्र की होता है, द्विकेंद्र की होता है। अभी हम एक छोटा सा नोट बना के पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देख लेंगे, वहां पर ही हम देख लेंगे कि क्या होता है ये। तो पैरामीशियम में मुक्त जीवी अवस्था में भी रह सकता है, परपोषी अवस्था में भी रह सकता है। मैंने बताया ना इन सबको डिवाइड किया गया है सिर्फ सीलिया जो गमनांक है ना उसके हिसाब से। स्पोरोजोआ जो है ना क्लास इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई गमनांक प्रेजेंट नहीं रहता, गमनांक एब्सेंट। इस प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का परजीवी, वो कैसे जनन करता था आपने पढ़ा हो तो, आपने मलेरिया साइकिल पढ़ी होगी। तो इसके अंदर जो जनन है ना वो होता है हमारा स्पोर से, बीजाणु बनते हैं, तभी तो इसका नाम स्पोरोजोआ रखा गया। ये सब क्या करते हैं? ये तो द्विविभाजन कर लेते हैं, ये तो प्रॉपर द्विविभाजन करता है। अमीबा तो डॉटर सेल्स बनाता है दो समान प्रकार की। स्पोरोजोआ ये जो है स्पोर बनाते हैं, इनके अंदर गमनांक एब्सेंट रहते हैं। ये सारे के सारे परपोषी हैं, ये तो बिना एक्सेप्शन परपोषी है सारे के सारे। स्पोर बन रहे हैं, सारे के सारे रोगजनक है, सब पैथोजेनिक है। यहाँ तक क्लियर है? ये प्रोटोजोआ क्लास कंप्लीट हो गई, इसके अंदर सारे के सारे परपोषी परजीवी आते हैं। मेनली मोस्टली जो आते हैं वो परपोषी एंड परजीवी आते हैं। कुछ जो है वो मुक्त जीवी हो सकते हैं, ऐसा कोई खुद का खाना खुद को नहीं बना रहा, बाहर से ही ले रहे हैं, हेट्रोफाइट्स होते हैं। अब छोटा यहाँ तक क्लियर है ना? उसके बाद हम छोटा सा नोट बना के पैरामीशियम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ। पैरामीशियम, पैरा
एंड एनस प्रेजेंट होता है। भाई इतना सरल जीव है, फिर भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ये मैं क्या बना रही हूँ? सीलिया, सीलिया, सीलिया बन गए। अब ये क्या करता है? जल में रहता है ऑब्वियसली, जलीय जीव है। तरल जीव हवा में कैसे रहेंगे मुझे बताओ? यहाँ तो इतनी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है, वहां तो क्या है, सिर्फ पीएच और जो साल्टीनेस है, लवणता है, उसे तो ध्यान रखना है। एक कोशिका जीव है, पानी ले लेता है, पानी बाहर निकाल देता है, लवणता की भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी के अंदर रहते हैं। सीलिया जो है ना, फास्ट मूवमेंट करवाते हैं, पानी ऐसे ऐसे घूमता है, खाना अंदर जाता है, फूड इन। तो इस वाली जगह को क्या बोलेंगे? साइटोस्टोम। साइटोस्टोम का मतलब समझ आ गया? पैरामीशियम का जो मुख्य है उसे बोलते हैं साइटोस्टोम। ये मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाई, खाना यहाँ तक पूरा साइकिल चलता है, पच जाता है, फूड वैक्यूल बनती है, एक कोशिका तो फूड वैक्यूल बनती है, यहाँ से आउट जो उत्सर्जित पदार्थ है, तो इसको बोलते हैं साइटोफिल, साइटोफाइल, जो इसका एनएस होता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर फूड इसीलिए की वजह से आ रहा है भाई, वाटर वेव बनती है, फूड जो अंदर चला जाता है, यहाँ पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाई जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करती है? उत्सर्जन का, पानी के अंदर रह रहे, लवण ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उत्सर्जन का काम कर रही है। इसके अंदर मेन चीज होती है, दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक केंद्रक बड़ा होता है, एक केंद्रक छोटा होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है वो होता है कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो ये छोटा होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। क्लियर है ना यहाँ तक? सेम ये स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम की, इसके अंदर खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती है, जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो है ना वो स्ट्रक्चर किसकी, हमारे पैरामीशियम की। समझ आ गया? इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, जलधारा के साथ गति करवाते हैं। फास्टेस्ट मूवमेंट किसका होता है? फास्टेस्ट सीलिया तो करवाता है फास्टेस्ट। यहाँ तक हमारा प्रोडिस्टा कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।